Rahim. Today's topic of discussion is chapter number 52 of गाइड एंड फिजियोलॉजी। तो इस चैप्टर में जो हमने इस चैप्टर की बेसिक गाइडलाइंस भी लेनी है और इसके साथ हमने इसका बेसिक ओवरव्यू भी ले लेना है। तो फिर इस चैप्टर का नाम है I1 ऑप्टिक ऑफ विजन। तो आई यानी स्पेशल सेंसेस हम कर रहे हैं, जो जनरल सेंसेस या सोमैटिक सेंसेशन हम कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हम टच, वाइब्रेशन, पेन और टेम्परेचर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इनकी वीडियो आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो हम गाइडन के चैप्टर नंबर 50 की बात करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है आई ऑप्टिक्स ऑफ विजन, जो असल में आई स्पेशल सेंसेस। इसके 3 चैप्टर हैं। तो पहले चैप्टर के अंदर हम बेसिक ऑप्टिक्स को देखेंगे कि कौन कौन सी फिजिकल या ऑप्टिकल फैक्टर्स होते हैं जो विजन को कंट्रोल करते हैं। दूसरे चैप्टर के अंदर हम देखेंगे रिसेप्टर्स, आइज के रिसेप्टर्स कौन कौन से होती हैं। ऑफ कोर्स दे आर फोटो रिसेप्टर्स, रॉड्स एंड कॉन्स। रॉड्स एंड कॉन्स को हमने इस चैप्टर में पढ़ना होगा और इसके साथ साथ रॉड्स एंड कॉन्स का जो रेटिना के अंदर कनेक्शंस होता है, जो रेटिना की 10 लेयर्स होती है, तो वहाँ पर क्या न्यूरॉन्स का कनेक्शंस होता है। और तीसरे चैप्टर के अंदर हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कनेक्शंस को देखना है कि सेंट्रल न्यूरोफिजियोलॉजी मतलब हमने रेटिना के जो कनेक्शंस होते हैं ऑप्टिक नर्व के साथ और इसके साथ CNS के साथ, फाइनली ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स के साथ, तो वो कनेक्शंस क्या होते हैं वो चैप्टर नंबर 3 यानी सेंट्रल न्यूरोफिजियोलॉजी के अंदर कवर करना है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ इस चैप्टर की बेसिक गाइडलाइन। तो इस चैप्टर के अंदर ये चैप्टर रिलेटिवली माइनर है, लेकिन कुछ टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट है। अब इसमें अगर पहले बात करते हैं फिजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑप्टिक्स, तो सबसे पहला प्रिंसिपल है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। या तो आपको पहले से पता होगा कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन कम हो जाती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके हिसाब से अगर चेंज होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो फिर लाइट बेंड कर जाती है टुवर्ड्स मीडियम ऑफ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसमें काम की चीज़ कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए जो कि कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस का बेसिक फंक्शन है लाइट रेज को फोकस करना, जबकि कॉनकेव लेंस का मेन फंक्शन होता है लाइट को डाइवर्ट कर देना। और जो फोकल लेंथ होती है कि वो लेंथ जहाँ पर जो लाइट रेज लेंस पे पास करने के बाद एक कॉमन जगह पे फोकस होती है, उस डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। और जिस पॉइंट पे आके इकट्ठा होती है उसको बोलते हैं फोकल पॉइंट। और जिस लेंस की रिजॉल्विंग पावर काफ़ी ज़्यादा होगी, तो उस रिजॉल्विंग पावर नहीं, रिफ्रैक्टिव पावर, जिसको डायोप्टर के अंदर मेजर करते हैं, जितनी ज़्यादा रिफ्रैक्टिव पावर ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा फोकल लेंथ कम होगी। मतलब वो लेंस की जो थिकनेस काफ़ी ज़्यादा होगी और उसकी फोकल लेंथ कम होगी, और इसकी रिफ्रैक्टिव पावर जो डायोप्टर में मेजर की जाती है वो ज़्यादा होती है। और आपने ये भी याद रखना है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है इसकी जो रिफ्रैक्टिव पावर जो डायोप्टर के अंदर होती है वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस लाइट को फोकस करता होता है, एक जगह पे इकट्ठा कर लेता है, जबकि कॉनकेव लेंस चूंकि लाइट को डाइवर्ज कर देता है तो उसकी रिफ्रैक्टिव पावर हमेशा नेगेटिव मिली जाती है। और अगर हम दो लेंस आपस में अटैच करवाते हैं कि पहले हम रखते हैं कॉन्वेक्स और इसके बाद रखते हैं कॉनकेव लेंस, सपोज इसकी पावर +5 है और इसकी ये है कॉनकेव लेंस तो इसकी पावर -5 है, तो दोनों को ऐड करने के बाद आंसर हमारा आएगा 0। तो इनकी एडिटिव या सुमेटिव प्रॉपर्टी देखने को मिलती है रिफ्रैक्टिव पावर की। इसमें काम की चीज़ कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने ये याद रखना है कि जो रिफ्रैक्टिव पावर और फोकल लेंथ आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक हो गया। और जो कॉन्वेक्स लेंस की जो रिफ्रैक्टिव पावर होती है वो पॉजिटिव में देखी जाती है, कॉनकेव लेंस की नेगेटिव में देखी जाती है। मतलब अगर आपने लाइट रेज को ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर फोकस करवाना, ज़्यादा फोकल लेंथ पर, तो आपको ऐसा लेंस इस्तेमाल करना चाहिए जो कॉनकेव वाला हो, जिसकी रिफ्रैक्टिव पावर कम हो। और अगर आपने लाइट रेज को किसी नज़दीक वाली जगह पे फोकस करना है, ठीक हो गया, तो फोकल लेंथ कम करने के लिए आप कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करो जिसकी रिफ्रैक्टिव पावर काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके बाद जो है ऑप्टिक्स ऑफ आई देखते हैं कि आई एज अ कैमरा, इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई है। आई के अंदर रिफ्रैक्टिव सिस्टम होता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये सबसे पहले जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं हम स्क्लेरा और कॉर्निया। तो कॉर्निया नज़र आ रहा होगा, तो कॉर्निया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.38। सबसे पहले लाइट रेज एयर में से पास करते हुए कॉर्निया में गई, तो सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस, रिफ्रैक्टिव डिफरेंस जिसको आप बोल देते हो, वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो असल में जो रेशियो होती है, ठीक हो गया, दो मीडियम की, तो वो आपको सबसे ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एयर और कॉर्निया। तो सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्टिव पावर आई के अंदर होती है वो कॉर्निया कंट्रीब्यूट करता होता है। ठीक हो गया। तो अगर यहाँ पर हम देखे जाए जो टोटल जो रिफ्रैक्टिव पावर होती है आई की वो होती है 59 डायोप्टर। तो 59 डायोप्टर में जो 2/3 होती है वो कॉर्निया की एंटीरियर सरफेस प्रोवाइड करती है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉर्निया की और एयर की अगर देखें तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जिसकी वजह से लाइट ज़्यादा बेंड होगी। लेकिन अगर आप लेंस की और एक्वस ह्यूमर की कंपेयर करें, एक्वस ह्यूमर की 1.33, लेंस की 1.4, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो फिर लाइट ज़्यादा बेंड नहीं हो सकती। इन शॉर्ट कि अगर टोटल रिफ्रैक्टिव पावर आई की अगर हम कैलकुलेट करें तो 59 डायोप्टर बनती है, जिसके अंदर कॉर्निया का कंट्रीब्यूशन 2/3 होता है। 67% कंट्रीब्यूशन कॉर्निया का और रिमेनिंग कंट्रीब्यूशन बाकी सिस्टम का होता है। ठीक हो गया। और अगर
अगर टोटल रिफ्रैक्टिव पावर बात करते हैं, इंटरनल लेंस की बात करते हैं, चूँकि वो आई के अंदर होता है तो उसकी होती है 20 डायोप्टर्स होती है। तो आपने 2-3 वैल्यूज़ को याद रखना है। रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ आई 59, रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ लेंस ओनली इट इज़ 20 डायोप्टर, और अगर 59 डायोप्टर टोटल आई की है तो उसमें 2/3 कॉर्निया का रोल होगा। अब इसके बाद आती है बात अकोमोडेशन की। अब अकोमोडेशन में होता क्या है? अकोमोडेशन में सिंपल आपको उर्दू में बता देता हूँ, वो ये है कि अगर हम दूर की चीज़ देख रहे हैं और वो दूर की चीज़ नज़दीक आ रही है, सपोज़ मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फ़ोकस किया हुआ है और ये कुछ देर बाद इधर आ गया, ठीक हो गया। अब ये काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ गया है, नज़दीक आ गया है तो मुझे फ़ोकल लेंथ को कम करना पड़ेगा। फ़ोकल लेंथ को कम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे लेंस की रिफ्रैक्टिव पावर को बढ़ाना पड़ेगा। लेंस की रिफ्रैक्टिव पावर बढ़ाने के लिए जो मैकेनिज़्म होता है इसको बोलते हैं अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब अपने आप को एडजस्ट कर लेना। अगर दूर की चीज़ नज़दीक आ रही है तो लेंस अकोमोडेट होगा, उसकी रिफ्रैक्टिव पावर ज़्यादा हो जाएगी और इसकी नॉर्मल रिफ्रैक्टिव पावर जो लेंस की कितनी थी, 20 डायोप्टर थी। तो अगर दूर की चीज़ नज़दीक आ रही है तो जो रिफ्रैक्टिव पावर 34 तक चली जाएगी, मतलब अकोमोडेशन कितने की हुई है, 14 डायोप्टर की। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा अकोमोडेशन होती क्या है। दोबारा से बता देता हूँ, जब दूर की चीज़ नज़दीक आती है तो चीज़ नज़दीक आ चुकी है, फोकल लेंथ काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है क्योंकि वो नज़दीक आ चुका है ऑब्जेक्ट। तो फिर इसके बाद होगा क्या, तो लेंस को अपनी रिफ्रैक्टिव पावर को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि फोकल लेंथ कम हो गई है। तो ये उल्टा रिलेशनशिप होता है, रिफ्रैक्टिव पावर को बढ़ाना है, नॉर्मल 20 होती है तो हमें 34 तक लेके जाना होगा। तो अगर रिफ्रैक्टिव पावर को बढ़ा के नज़दीक की चीज़ के ऊपर फोकस करना तो उसको बोलते हैं अकोमोडेशन टू नियर वीएन। और इसमें लेंस की शेप इस तरह से चेंज होती है कि लेंस काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाता है, वेरी थिक हो जाता है। तो ये आपको मैंने डायग्राम से दिखाया था। यहाँ पर लेंस को देखिएगा, इसको देखिएगा कि इसकी थिकनेस को और इसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है, मतलब जो थिक लेंस होता है इसकी रिफ्रैक्टिव पावर काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू थिनर लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस होता ही मोटा है। इसके बाद जो एकोमोडेशन होता है, एकोमोडेशन के लिए मैकेनिज्म क्या होता है, उसका मैकेनिज्म देखने के लिए आप लेंस की शेप को देखिए तो आपको नजर आ रहा होगा लेंस, और लेंस एक सिलेरी मसल के साथ एसोसिएटेड होता है। यही सिलेरी मसल लेंस के जो रिफ्रैक्टिव पावर है उसको चेंज करते हैं। रिफ्रैक्टिव पावर को चेंज करने का यही मैकेनिज्म है कि रिफ्रैक्टिव के लेंस को अगर हम मोटा कर देते हैं, थिकन कर देते हैं, तो लेंस की रिफ्रैक्टिव पावर ज़्यादा हो जाती है, और अगर लेंस को हम ढीला कर देते हैं, पतला सा कर देते हैं, तो उसकी रिफ्रैक्टिव पावर कम हो जाती है और वो दूर की चीज़ को देख सकता है। तो जो उसकी लेंथ यानी जो लेंस की थिकनेस को कंट्रोल करने वाले जो मसल्स होते हैं उनको बोलते हैं सिलेरी मसल, और सिलेरी मसल और लेंस आपस में एक लिगामेंट के जरिए जुड़े हुए होते हैं। उस लिगामेंट को बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। इस सस्पेंसरी लिगामेंट के अंदर आपको बहुत सारे फाइबर्स नजर आ रही होगी, डॉटेड 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 लाइन। इन फाइबर्स को बोलते हैं जोनुलर फाइबर्स या सस्पेंसरी फाइबर्स, ठीक हो गया। इन्हीं के जरिए लेंस अटैच हुआ होता है सिलेरी मसल, और जब सिलेरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, आपने ये याद रख लेना, आपने रट्टा मारना है, जब सिलेरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, ये आपने मैकेनिज्म में ड्रा करना है कि अकोमोडेशन किस तरह से होगी। अकोमोडेशन इस तरह से होगी कि सिलेरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से। तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन आई, सिलेरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन हुई, और सिलेरी मसल के साथ पड़े हुए हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। ये इस तरह से अरेंज हुए होते हैं, जो लेंस के जो लिगामेंट होते हैं, ठीक हो गया। तो लेंस के लिगामेंट क्या हो जाती है, वो उनके ऊपर जो काफ़ी ज़्यादा टॉट हो जाती है। जब लेंस की लिगामेंट टॉट हो जाती है तो लेंस के ऊपर जो थिकनेस या टेंशन थोड़ी सी कम हो जाती है। जब लेंस के ऊपर टेंशन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, इलास्टिसिटी कम हो जाती है, तो वो लेंस को खींच नहीं पाती। जब लेंस को खींच नहीं पाती तो लेंस अपनी स्फेरिकल ग्लोबुलर शेप को मेंटेन कर सकता है। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसी है कि अगर एक लेंस इस तरह से पड़ा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इसको यहाँ पे टेंशन लगी हुई है, अगर इसको ढीला छोड़ देते हैं, इस टेंशन को खत्म कर देते हैं, तो फिर यहाँ पे ये लेंस इस तरह से मोटा हो जाएगा, ठीक हो गया। और ये इस वजह से होगा क्योंकि जब सिलेरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी, मैंने छोटी सी मिस्टेक कर दी, सिलेरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो फिर जोनुलर फाइबर ढीले पड़ जाएंगे। जब जोनुलर फाइबर ढीले पड़ जाएंगे तब ये क्या होगा, लेंस काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाएगा, ठीक हो गया। इस तरह से अकोमोडेशन वाली पावर होती है। और जो एकोमोडेशन कंट्रोल करने वाला जो मैकेनिज्म है वो है पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन के ही रिसेप्टर्स होते हैं, मस्करिनिक रिसेप्टर होते हैं सिलेरी मसल के ऊपर। तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ही एकोमोडेशन को कंट्रोल करती है। अब है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया का मतलब होता है एज के साथ साथ लेंस की अकोमोडेशन पावर खत्म हो जाना। आपने ये देखा होगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी दूर की नज़र काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, मतलब वो जब उनके सामने दूर की चीज़ नज़दीक आ जाए तो वो उसको सही तरह से इंटरप्रेट नहीं कर पाते। तो एजिंग के साथ साथ लेंस की अकोमोडेटिव पावर खत्म हो जाना, इसको बोलते हैं प्रेसबायोपिया। क्योंकि आपने अकोमोडेशन के अंदर देख लिया था कि अकोमोडेशन के अंदर जो बेसिक प्रिंसिपल था जो लेंस की शेप को कंट्रोल कर रहा था वो था इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी कैसे कि अगर आपने लेंस के फाइबर को ढीला छोड़ दिया तो लेंस काफ़ी ज़्यादा मोटा हो गया था। तो इलास्टिसिटी या इलास्टिक फाइबर लेंस के अंदर एज के साथ साथ खत्म हो जाते हैं। जब एज के साथ लेंस के फाइबर खत्म होते जाएंगे तो फिर अकोमोडेशन पावर भी खत्म होती जाएगी। इस कंडीशन को बोलेंगे प्रेसबायोपिया। अब इसके बाद बात करते हैं पिपिलरी डायमीटर की। तो जो जितनी लाइट
रेटिना के अंदर या आई के अंदर एंटर होनी है, वो डिपेंड करेगा तो प्यूपिल के ऊपर। प्यूपिल एक ओपनिंग होती है जिसकी वजह से लाइट जाती होती है। ये ओपनिंग किसके अंदर होती है? ये ओपनिंग आइरिस के अंदर होती है। तो मैं आपको डायग्राम से दिखा देता हूँ। तो ये आपको नजर आ रहा होगा, ये आइरिस होगा और ये जो ओपनिंग होगी इसको बोलते हैं प्यूपिल। इसी प्यूपिल के जरिए लाइट एंटर होती है। और आइरिस के जो मसल्स होते हैं, आइरिस के दो तरह के मसल्स होते हैं, एक होते हैं स्फिंक्टर प्यूपिलाई और दूसरा होते हैं डायलेटर प्यूपिलाई। इन्हीं दो मसल ने कॉन्ट्रैक्ट होकर या रिलैक्स होकर अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई इसको कंट्रोल करना है। मतलब अगर जो स्फिंक्टर प्यूपिलाई की कंस्ट्रक्शन होती है तो स्फिंक्टर वाला सर्कुलर मसल है, तो सर्कुलर मसल की कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से प्यूपिल का डायमीटर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और कम लाइट एंटर होती है। यह मैकेनिज्म जब देखने को मिलता है जब आप किसी डिम लाइट से ब्राइट लाइट में जाते हैं, और जब आप ब्राइट लाइट से डिम लाइट में जाते हो तो प्यूपिल की डायलेशन देखने को मिलती है। प्यूपिल की डायलेशन कराने वाला जो मसल है वह स्फिंक्टर डायलेटर प्यूपिलाई, जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के नतीजे में काम करता है। इसके बाद डेप्थ ऑफ फोकस। डेप्थ का मतलब होता है कि आपने कितनी एक चीज़ के ऊपर फोकस किया हुआ। जिस तरह अगर आप वीडियो देखते हो, जैसे आप ये वाली वीडियो देख रहे हो, अभी ये ब्लर हुआ था, ब्लर होने के बाद फिर दोबारा आपने फोकस हो गया, तो जो डेप्थ ऑफ फोकस होती है वो डिपेंड करता है प्यूपिलरी डायमीटर के ऊपर। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसी है कि एक तरफ से ना अगर आप एक दूर से एक बड़े सुराख को देख रहे हो और एक नज़दीक जाके छोटे सुराख से देख रहे हो, तो जो नज़दीक वाले छोटे सुराख से आप ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पा रहे हो एज़ कम्पेयर टू बिग होल। तो जो डेप्थ ऑफ फोकस होती है वो इंक्रीज़ होती है जब प्यूपिल का डायमीटर कम हो जाता है। तो आपने इसको इनवर्स रिलेशनशिप से याद करना है। डेप्थ ऑफ फोकस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्यूपिलरी डायमीटर। इसके बाद देख लेते हैं एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन। एरर्स, नॉर्मल वीएन जिसको बोलते हैं एमीट्रोपिया। तो एमीट्रोपिया इसमें ये वीएन में ये होता है कि अगर दूर की चीज़ नज़दीक आ रही तो एकोमोडेशन हो जाएगी, सिलेरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, ज़र्नर फाइबर्स रिलैक्स हो जाएंगे और लेंस काफ़ी ज़्यादा थिक ग्लोबुलर हो जाएगा। अब दो क्लिनिकल एब्नॉर्मैलिटीज़ जो आपने पता नहीं कब पहले से भी पढ़ी हुई होगी, एक होगा हाइपरोपिया, दूसरा मायोपिया। हाइपरोपिया जिसको फार साइटेडनेस भी कहती है। अब इसके अंदर आपको दिखा देता हूँ हाइपरोपिया, ये आपको नज़र आ रहा होगा हाइपरोपिया। ठीक हो गया, ये करेक्शंस आपको दिखा रहे होंगे। तो आपको यहाँ पे देखिएगा तो ऊपर मायोपिया और नीचे हाइपरोपिया। अब हाइपरोपिया में होता है क्या है? हाइपरोपिया में यह होता है कि अगर लेंस की जो रिफ्रैक्टिव पावर काफ़ी ज़्यादा क्या होगी, कम होगी। जब लेंस की रिफ्रैक्टिव पावर कम हो जाएगी तो फिर लेंस एक तरह कम फोकल लेंथ के ऊपर फोकस नहीं कर पाएगा। इन शॉर्ट जो लाइट रेस होती है वो फोकस होती है रेटिना के बिहाइंड, जबकि मायोपिया में जो लाइट रेस फोकस होती है इन फ्रंट ऑफ रेटिना। दोनों में ही इमेज सही तरह नहीं बन रहा होता है, दोनों में ही ब्लर होता है। ठीक हो गया, एक में इमेज बन रहा है रेटिना से पीछे और एक बन रहा है रेटिना के बाद में। अब जो हाइपर मायोपिया ऊपर लिखा हुआ है, नीचे हाइपरोपिया, जिसको फार साइटेडनेस पे बोलते हैं। अब देखना यहाँ पे इमेज जो बन रहा है वो रेटिना से काफ़ी ज़्यादा पीछे है। अब जो हाइपरोपिया का जो बंदा होगा या पेशेंट होगा, अगर उसने दूर की चीज़ देखनी होगी तो दूर की चीज़ देखने के लिए वो सिलेरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन कर लेगा। सिलेरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन करने की वजह से लेंस की जो रिफ्रैक्टिव पावर वो हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, और लेंस की रिफ्रैक्टिव पावर ज़्यादा हो जाएगी तो ये वाला इमेज यहाँ पे कम फोकल लेंथ पे आके फोकस हो सकता है। मतलब जो हाइपरोपिया का बंदा होता है वो फोकस कर सकता है किस चीज़ को? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को। लेकिन वही डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अगर नज़दीक आ जाए तो वो हाइपरोपिया मजीद सिलेरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास जो लेंस की एक लिमिट होती है एकोमोडेटिव पावर की, वो उस लिमिट को अप्रोच नहीं कर पाता। और इसी तरह अगर एज के साथ साथ प्रेस बायोपिया होता है तो वो दूर दराज की चीज़ों को भी नहीं देख सकता, क्योंकि प्रेस बायोपिया में एकोमोडेशन पावर खत्म होती हुई नजर आती है। मायोपिया के अंदर या नियर साइटेडनेस के अंदर यहाँ पे होगा क्या? अब यहाँ पर अगर सिलेरी मसल कंप्लीटली रिलैक्स हो भी जाए तब जाके भी लाइट रेटिना पे सही तरह फोकस नहीं हो पाती। तो इस कंडीशन को बोलते हैं मायोपिया। और मायोपिया को ठीक करने के लिए कॉनकेव लेंस, क्योंकि आपको बताया कि जो मायोपिया के अंदर या तो रिफ्रैक्टिव पावर काफ़ी ज़्यादा होगी या फिर जो आई बाल का जो डायमीटर एंटेरो-पोस्टीरियर डायमीटर वो ज़्यादा हो गया। ठीक हो गया, तो फिर यहाँ पर हमें ऐसा लेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसकी रिफ्रैक्टिव पावर काफ़ी ज़्यादा कम होगी, नेगेटिव में होगी, तो वो है कॉनकेव लेंस। जबकि हाइपरोपिया में हमें ऐसा लेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसकी रिफ्रैक्टिव पावर ज़्यादा होगी, तो वो है कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस हाइपरोपिया में और मायोपिया में कॉनकेव लेंस। इसके बाद है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में ये होता है कि दो लाइट रेस अगर लेंस में पास करने के बाद डिफरेंट प्लेन में जाके फोकस हुई है, जैसे ये वाली लाइट रे एक डिफरेंट प्लेन में आके फोकस हुई है और ये वाली लाइट रे डिफरेंट प्लेन में आके फोकस हुई है, तो इस तरह से हमें डबल विजन या ब्लर विजन देखने को मिलती है। और इसका मेन कॉज यही होता है कि लेंस का जो कर्वेचर है वो काफ़ी ज़्यादा इसकी इरेगुलर हो गया है। इरेगुलर कैसे? कि अगर सपोज इस साइड का जो कर्वेचर है, इस साइड वाले कर्वेचर की रिफ्रैक्टिव पावर काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर यहाँ पे लेंस
में से जो लाइट रेज गुजरेगी वो कम फोकल लेंथ पे आके फोकस होगी, और इस वाले एरिया का कर्वेचर को थोड़ा सा रिलेटिवली इस तरह से है कि इसका रिफ्रैक्टिव पावर कम है, तो फिर लाइट रेज ज़्यादा फोकल लेंथ पे आके फोकस होगी। इस कंडीशन को बोलते हैं स्टैग्मेटिज्म। और स्टैग्मेटिज्म को ट्रीट करने के लिए जो लेंस इस्तेमाल करते हैं वह सिलेंड्रिकल लेंस। इसकी डिटेल आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद कॉन्टैक्ट लेंस का क्या फ़ायदा है, जो कॉन्टैक्ट लेंस हम यूज़ करते हैं, तो कॉन्टैक्ट लेंस का पहला फ़ायदा यह होता है कि जो कॉन्टैक्ट लेंस एक अच्छी तरह हेल्ड हो सकता है, अपनी पोजीशन के ऊपर स्टेबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक टीयर की एक फिल्म होती है जो कॉन्टैक्ट लेंस को आई की एंटीरियर सरफेस के साथ अडहियर कर सकती है। तो पहला फ़ायदा क्या होगा, कॉन्टैक्ट लेंस का स्टेबलाइजेशन। और दूसरा इसका स्पेशल फीचर ये होगा कि जो टीयर्स होते हैं कॉन्टैक्ट लेंस के दरमियान और कॉर्निया के दरमियान, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिल्कुल ऐसे ही होता है जिस तरह कॉर्निया का। तो फिर हमें कहने का मतलब यहाँ पे हमें कॉर्निया की एंटीरियर सरफेस से कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, चाहे कॉर्निया इर्रेगुलर हो या फिर किसी भी एब्नॉर्मल कर्वेचर का हो, लेकिन यहाँ पे जो टीयर है वो ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोवाइड करेगा। तो फिर दूसरा इसका मेन फंक्शन होगा, कॉर्निया की एंटीरियर सरफेस का कोई रोल नहीं होगा। और तीसरा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि जैसे ही आई बॉल मूव करती है किसी डायरेक्शन के अंदर, लेंस भी उसी डायरेक्शन के अंदर मूव करता है, तो फिर ये ब्रॉडर फील्ड ऑफ विजन प्रोवाइड करता है। ठीक हो गया। और इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पे। अब इसके बाद कैटरैक्ट को देख लेते हैं। कैटरैक्ट का मतलब होता है मोतिया पड़ जाना। इसमें यह होता है कि लेंस के अंदर जो प्रोटीन होती है उन प्रोटीन की डीनेचुरेशन हो जाता है। डीनेचुरेशन होने की वजह से क्लाउडी या ओपैक स्कार बनना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से विजन काफ़ी ज़्यादा ब्लर हो जाती है। इस कंडीशन को बोलते हैं कैटरैक्ट। नेक्स्ट कम विजुअल एक्यूटी। विजुअल एक्यूटी बिल्कुल वही चीज़ है जो आप माइक्रोस्कोप के अंदर रिजॉल्विंग पावर को देखते थे। एक था रिफ्रैक्टिव पावर, एक था रिजॉल्विंग पावर। रिफ्रैक्टिव पावर ये बताती है कि किस फोकल लेंथ पे आके आपने इमेज को फोकस करना है। मिसाल के तौर पर दूर की चीज़ है, नज़दीक आ जाती है, फिर दूर की चीज़ है तो फिर एक स्पेसिफिक फोकल लेंथ पे एडजस्ट होगी। अगर वो नज़दीक आ जाती है तो वो कम फोकल लेंथ पे एडजस्ट होगी। दूर चली जाती है ज़्यादा फोकल लेंथ पर, कम पावर पर। अब विजुअल एक्यूटी का मतलब होता है रिजॉल्विंग पावर, जो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हो। और इसका मेन फंक्शन, सॉरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नहीं, लाइट माइक्रोस्कोप में। और इसका मेन डेफिनेशन या बेसिक डेफिनेशन ये होती है कि किसी भी इमेज की या किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की वो पावर जिसकी वजह से वो दो स्पेसिफिक पॉइंट को डिफरेंशिएट कर सके। फॉर एग्जांपल, एक ये पॉइंट लगाया हुआ है, एक ये पॉइंट लगाया हुआ है, तो फिर इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से डिफरेंशिएट करना कि ये दो पॉइंट है बल्कि एक नहीं है, इसको बोलते हैं विजुअल एक्यूटी, जो विजुअल एक्यूटी वाला प्रैक्टिकल एग्जाम में आता है। अब विजुअल एक्यूटी को किस तरह से करते हैं? विजुअल एक्यूटी में एक विजुअल चार्ट होता है। विजुअल चार्ट में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर पड़ा हुआ होता है, वो है 6 फीट का। अब उसके अंदर जो विजुअल एक्यूटी है वो हमेशा नॉर्मल इंडिविजुअल से कंपेयर की जाती है। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे ये एक विजुअल एक्यूटी का चार्ट पड़ा हुआ है और एक ये बंदा है, ठीक है, उसको देख रहा है और 6 मीटर का फासला है, तो जिसकी मेजर की जा रही है वो 6 मीटर पे होगा। और अगर कोई नॉर्मल बंदा इसी चार्ट को देख लेता है 6 मीटर के ऊपर ही, तो उस बंदे की जो आई साइड होगी उसको बोलेंगे 6/6। 6 तो जिस बंदे की चेक हो रही थी वो 6 पे बैठा हुआ था, और 6 उस बंदे की जो नॉर्मल था, जिसकी आई साइड नॉर्मल थी। बाकी जो बंदा जिसकी आई साइड चेक हो रही है वो दोबारा 6 मीटर पे देख रहा है, और एक नॉर्मल बंदा इसी सेम चीज़ को 8 फीट के ऊपर देख सकता है। तो फिर जो फील्ड ऑफ विजन होगी उसको आप लिखोगे 6/8, और ये कम है। 6 उस बंदे की जिसकी आप मेजर कर रहे हो, और 8 उस बंदे से कंपेयर की है जिसकी नॉर्मल है। और जो बंदा दूर से किसी चीज़ को देख रहा है उसकी साफ बात है कि उसकी फील्ड ऑफ विजन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, विजुअल एक्यूटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो फिर इस तरह नज़र चेक होती है। इसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई, कि अगर हम अपनी आंखों से हम पता चला सकते हैं कि ये चीज़ कितने फासले के ऊपर पड़ी हुई है। जैसे रेलगाड़ी कितने फासले पे पड़ी हुई है, या फिर ये टेबल या ये बॉल पॉइंट कितने फासले पे पड़ा हुआ है, ये बॉल पॉइंट कितने फासले पे पड़ा हुआ है। तो फिर इस प्रॉपर्टी को या फिर इस डेफिनेशन को बोलते हैं डेप्थ परसेप्शन। जो डेप्थ परसेप्शन का मतलब होता है आई से किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मालूम कर लेना। अब डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंस, 3 मैकेनिज्म होते हैं डेप्थ परसेप्शन के। पहला होता है साइज ऑफ रेटिनल ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर अगर हमें पता है कि किसी ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या है, फॉर एग्जांपल अगर हमें पता है कि ट्रेन का साइज़ क्या है, तो हम साइज़ के हिसाब से भी बता सकते हैं कि ये हमसे कितने फासले पे है। मिसाल के तौर पर अगर हमें ट्रेन काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है तो उसका मतलब ट्रेन काफ़ी ज़्यादा हमारे नज़दीक हुई हुई है। और अगर ट्रेन काफ़ी ज़्यादा छोटी नज़र आ रही है और हमें इसका साइज़ पता है कि ट्रेन हमसे भी बड़ी होती है और वो काफ़ी छोटी नज़र आ रही है, इसका मतलब ट्रेन काफ़ी ज़्यादा फासले पे है। तो पहला मैकेनिज्म है साइज़ से पता चलाना। दूसरा मैकेनिज्म है मूविंग पैरालैक्स। अब मूविंग पैरालैक्स को आपने गौर से समझना है। अब मूविंग पैरालैक्स में आपने हेड को मूव करना पड़ेगा, ठीक हो गया। अगर आप हेड को एक साइड पे मूव करते हो, जो दूर की चीज़ें नज़दीक हो, जो दूर की चीज़ें पड़ी हुई होगी और जो नज़दीक की चीज़ें पड़ी हुई होगी, आपको इनके दरमियान एक डिफरेंस फील होगा, ठीक हो गया।
जो चीज़ें नज़दीक पड़ी हुई होगी वो आपकी हेड के सामने से तेज़ी से गुजरेगी जब आप हेड को एक साइड में मूव करोगे, और जो दूर की चीज़ें होगी वो काफ़ी ज़्यादा स्लोली मूव करेगी जब आपने हेड को मूव किया था। तो इस तरह की परसेप्शन को बोलते हैं मूविंग पैरालैक्स। जो तीसरा है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंस बाय स्टीरियोप्सिस। स्टीरियोप्सिस का मैकेनिज्म बिल्कुल मूविंग पैरालैक्स जैसा है, बस इसमें आपने दोनों आइज़ को यूज़ करना पड़ेगा। मूविंग हेड में आप एक सेम साइड को यूज़ करते थे। इसके बाद ऑप्थेल्मोस्कोप ये नहीं पूछा जाता एग्जाम के अंदर। फ्लूइड सिस्टम ऑफ आई ये पूछा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर किस तरह से बनता है? एक्वस ह्यूमर बनता है सिलेरी बॉडी के अंदर। सिलेरी बॉडी के अंदर सिलेरी एपिथेलियम होती है, वहाँ से बनता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर बनाने के लिए सबसे पहले एक्टिव सिक्रेशन होती है, सोडियम आयन की एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। सोडियम को फॉलो करता है क्लोराइड, और क्लोराइड को फॉलो करता है वाटर, और वाटर को फॉलो करने के बाद पूरी सिक्रेशन हो जाती है। इस तरह से सिलेरी एपिथेलियम से एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन होती है। जब एक्वस ह्यूमर बनता है तो फिर एक्वस ह्यूमर किस तरह सर्कुलेट करता है? एक्वस ह्यूमर बनने के बाद एक्वस ह्यूमर बनता है पोस्टीरियर चैम्बर के अंदर। तो पोस्टीरियर चैम्बर से बनने के बाद वो यहाँ पे आता है प्यूपिल के जरिए एंटीरियर चैम्बर में आ जाएगा। एंटीरियर चैम्बर में होने के बाद सॉरी मैं यहाँ पे है पोस्टीरियर चैम्बर में बना, पोस्टीरियर चैम्बर से प्यूपिल के जरिए एंटीरियर चैम्बर में चला गया। फिर आइरिडोकोर्नियल जंक्शन में केनाल ऑफ शिलिम होती है, तो केनाल ऑफ शिलिम में आके एब्जॉर्ब हो जाता है। जो इंट्राओकुलर प्रेशर है, इंट्रा का मतलब अंदर, ऑकुलर का मतलब आई के अंदर, तो इंट्राओकुलर प्रेशर नॉर्मली 15 मिलीमीटर होता है। इसकी रेंज होती है 12 टू 20। इसके बाद जो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ग्लोकोमा। ग्लोकोमा का मतलब इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा हो गया। इंट्राओकुलर प्रेशर दो वजह से ज़्यादा हो सकता है, या तो एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो गई है, या फिर एक्वस ह्यूमर की जो ड्रेनेज है या एब्जॉर्प्शन है वो डिसकंटिन्यूस हो गई है, वो ख़राब हो गई है। जो एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन होती है वो कंटिन्यूस होती है, लेकिन जो एक्वस ह्यूमर की एब्जॉर्प्शन वो डिपेंड करती है केनाल ऑफ शिलिम के ऊपर। केनाल ऑफ शिलिम एक ट्रेबिकुलर मैश वर्क होता है जिसके अंदर एक्वस ह्यूमर ने एब्जॉर्ब होकर एक्वस वेन के अंदर चले जाना है। तो अगर केनाल ऑफ शिलिम पे ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलती है तो फिर इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अगर इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो ये रेटिना को, ऑप्टिक नर्व को, थैलेमिक आर्टरी को कंप्रेस करेगा, जिसकी वजह से विजन लॉस या ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है। इसको ट्रीट करने के लिए ऐसे ड्रग्स दी जाती हैं जो एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन को कम और इसके ड्रेनेज को बढ़ा देती हैं। इन ड्रग्स में कोलिनोमिमेटिक, बीटा ब्लॉकर्स और अल्फा एगोनिस्ट आते हैं, वो हमने फार्माकोलॉजी के अंदर देखना है। तो ये था बेसिक ओवरव्यू इस चैप्टर का। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।